हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। आ गए हम अपना नया पाठ लेकर। बुक है हमारी वसंत। तो ये जो हम बुक पढ़ रहे हैं वसंत, इसमें दोनों ही खंड आपके सम्मिलित किए गए हैं, गद्य खंड और काव्य खंड। हमने इससे पहले कुछ कहानी देखी, संस्मरण देखी, कविता देखी। तो अब जो हमारे सामने आ रही है वो एक कविता है। ये लिखी है शमशेर बहादुर सिंह जी ने। तो ये हमारी किस में आएगी? हिंदी साहित्य के काव्य खंड में आएगी। विधा है इसकी कविता। तो ये कविता जो शमशेर बहादुर सिंह ने हमारे सामने प्रस्तुत करी है, एक छोटी सी बच्ची चांद से बातें कर रही है और उसके बढ़ने और घटने, यानी कि चांद घटता और बढ़ता रहता है ना, तो उसको एक बीमारी समझकर अपने भोलेपन के कारण किस तरीके से उनसे बात कर रही है, इसका बहुत ही सुंदर चित्रण उन्होंने हमारे सामने किया है। चलिए कविता देखते हैं, उसके अर्थ को समझते हैं और उसके भावार्थ को लिखने का तरीका भी समझते हैं। तो शुरू करते हैं कविता। कविता शुरू होती है, गोल है खूब मगर आप तिरछे नजर आते हैं जरा, आप पहने हुए हैं कुल आकाश तारों जड़ा, सिर्फ मुंह खोले हुए हैं अपना गोरा चिट्टा गोल मटोल, अपनी पोशाक को फैलाए हुए चारों सिमत। तो यहां पर इनके कहने का क्या मतलब? ये तो अभी हमने कविता पढ़ी, अब इसका अर्थ हम आपको लाइन वाइज समझा रहे। क्या दिया है? छोटी सी लड़की चांद को देखकर क्या कह रही है? क्या कह रही है? गोल है खूब मगर आप तिरछे नजर आते हैं जरा। आप ऐसे तो गोल हैं, पर जब हम आपको देखते हैं तो आप थोड़े से तिरछे दिखते हैं। आप पहने हुए हैं कुल आकाश तारों जड़ा, यानी कि वो जैसे लगता है मुंह है और बाकी पूरे आसमान को उसने क्या मान लिया है कि वो तारों जड़ी आपकी पोशाक है। पूरा आसमान जो तारों जड़ा है कि आपने इतनी सुंदर पोशाक पहनी हुई है जिसमें बहुत सारे तारे जड़े हुए हैं, सिर्फ मुंह खोले हुए हैं अपना गोरा चिट्टा गोल मटोल। आपने पोशाक ऐसी पहनी है कि सिर्फ आपका चेहरा दिख रहा है और बाकी पूरा शरीर आपकी पोशाक के नीचे है। तो आपका गोल मटोल गोरा चिट्टा सा सिर्फ चेहरा दिखाई दे रहा है और बाकी पूरा शरीर आपकी पोशाक के नीचे छिप गया है। अपनी पोशाक को फैलाए हुए हैं चारों सितम, और आपने इतनी बड़ी पोशाक पहनी हुई है जो चारों दिशाओं में दूर दूर तक फैली हुई है। तो इस तरीके से वो अपनी बात को बता रही है। तो कैसे लिखेंगे इसका भावार्थ? क्या है? चांद से थोड़ी सी गप्पे कविता के प्रथम पद में बालिका चांद से कह रही है, छोटी सी बच्ची चांद से कह रही है कि यूं तो आप गोल हैं पर फिर भी थोड़े से तिरछे दिखाई देते हैं। तिरछे दिखाई देने का मतलब वो धीरे धीरे कटते रहते हैं ना, कटते जाते हैं फिर बढ़ते जाते हैं। तो वही उन्होंने बताया, आप है तो गोल मगर थोड़े से तिरछे दिखते हैं। ये आकाश मुझे आपके वस्त्र की तरह नजर आता है जिसमें अनगिनत तारे जड़े हुए, मतलब पूरे वस्त्र में खूब सारे आपके तारे जड़े हुए हैं, तथा इस पूरी विशाल पोशाक रूपी आसमान में आप अकेले ही गोल मटोल और गोरे चिट्टे अपनी आभा फैलाए हुए दिखाई देते हैं। मतलब ये जो पूरा आकाश है इसमें आपकी पूरा शरीर दब गया है और सिर्फ आपका गोल मटोल सा चेहरा हमें दिखाई दे रहा है। अब दूसरा पद देखेंगे। आप खूब तिरछे नजर आते हैं जाने कैसे, खूब है गो की वाह जी वाह, कक ही निरा समझा है हम ही नहीं जैसे कि आपको बीमारी है। तो अब यहां क्या दिया है? आप कुछ तिरछे नजर आते हैं जाने कैसे। तो वो बोल रही है आप जो तिरछे, यानी कि चंद्रमा जो घटता बढ़ता रहता है उसको उसने बोला है कि आप तिरछे नजर आ रहे हैं। खूब गो की वाह जी वाह, आप जो घट बढ़ रहे हैं हम जानते हैं, आप हमें बेवकूफ मत समझिए, है ना। कक ही निरा न समझिए, मतलब आप हमें बिल्कुल भी बेवकूफ नहीं समझिए। हम जानते हैं कि आपको कोई बीमारी है। दिया है ना, हम ही नहीं जैसे कि आपको कोई बीमारी है, मतलब हम जानते हैं कि आपको कोई बीमारी है। जो चांद घट बढ़ रहा है उसको वो बालिका उनकी बीमारी समझ रही है। तो कैसे लिखेंगे इसको?
चांद में थोड़ी सी गप्पे कविता के इस पद में लड़की चांद से कहती है कि ये जो आप थोड़े से तिरछे से नजर आते हो, अच्छे तो लगते हो, पर हमको आप बेवकूफ ना समझो। मतलब आप बहुत सुंदर प्यारे लगते हो जब घटते बढ़ते हो, लेकिन आप मुझे बेवकूफ नहीं समझो। हम जानते हैं आप ये तिरछापन आपकी किसी बीमारी की वजह से है। तो ये जो घटना बढ़ना हो रहा है, तिरछापन हो रहा है, आपको जरूर कोई बीमारी है, उसी के कारण आपके साथ ऐसा होता है। फिर अंतिम पद में हम पढ़ेंगे, आप घटते हैं तो घटते ही चले जाते हैं, और बढ़ते हैं तो बस यानी कि बढ़ते ही चले जाते हैं। दम नहीं लेते जब तक बिल्कुल ही गोल ना हो जाएं, बिल्कुल गोल। यह मरज आपका अच्छा ही नहीं होने में आता है। तो अब लास्ट पद में क्या बोल रही है बालिका, आप घटते हैं, मतलब जब आप घटना शुरू करते हैं तो घटते ही चले जाते हैं, मतलब जब चांद घटता है तो घटता ही चला जाता है, और जब आप बढ़ते हैं तो बढ़ते ही चले जाते हैं, और तब तक नहीं रुकते जब तक आप पूरे गोल नहीं हो जाते। यह मरज आपका, अब आपका ये जो मरज है ये ठीक होने का नाम ही नहीं ले रहा, ये आपके साथ हमेशा होता रहता है, और आपका ये मरज बिल्कुल भी ठीक नहीं हो रहा, अर्थात आपकी बीमारी ठीक नहीं हो रही है। चांद ये थोड़ी सी गप्पे कविता के इस अंतिम पद में बालिका चांद से कहती है कि आप घटते हैं तो घटते ही चले जाते हैं, और बढ़ते हैं तो बढ़ते ही चले जाते हैं। पता नहीं क्यों आपकी ये बीमारी ठीक नहीं हो रही है। तो बालिका क्या, यानी कि छोटी जो बच्ची है, वो चांद के बढ़ने और घटने को उनकी एक बीमारी समझ रही है। तो ये कविता यहाँ पर समाप्त हुई। तो उससे जो रिलेटेड जो हमारे प्रश्न है वो हम आपके सामने लेकर आए हैं। कविता है तो ज्यादा प्रश्न नहीं है, लेकिन जब भी जितने भी है उन्हें हमें समझना है और करना भी है। तो देखते हैं पहला प्रश्न, कविता में आप पहने हुए हैं कुल आकाश कहकर लड़की क्या कहना चाहती है। तो यहाँ पर लड़की जो कहना चाह रही है आप पहने हुए आकाश से, उनका मतलब है कि चंदा मामा ने जो है ना एक ऐसी पोशाक पहनी हुई है या एक चादर ओढ़ी हुई है जो पूरी तारों से जड़ित है, उसमें इतने प्यारे प्यारे इतने ढेर सारे तारे या सितारे लगे हुए हैं। तो कैसे लिखेंगे इसको, कविता में आप पहने हुए हैं कुल आकाश कहकर लड़की कहना चाहती है कि चांद तारों से जड़ी हुई चादर ओढ़कर बैठा हुआ है, मतलब पूरा सिर्फ चेहरा दिखाई दे रहा है, यानी कि सिर्फ चंदा मामा दिखते हैं और बाकी शरीर तो दिख ही नहीं रहा है। तो उसको लगता है कि पूरी एक चादर उन्होंने ओढ़ के बैठी हुई है जिसमें खूब सारे तारे जड़े हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमको बुद्ध ही निरा समझा कहकर लड़की क्या कहना चाहती है। क्या बता रही है कि हमको बेवकूफ नहीं समझो, हम जानते हैं कि आपके साथ क्या हो रहा है, आपको कोई बीमारी लग गई है इसीलिए आप घटते बढ़ते रहते हो। तो ये चीज कहना चाह रही क्या है, हमको बुद्ध ही निरा समझो कहकर लड़की वह कहना चाहती है कि उसे पता है कि चांद को कोई बीमारी है जो ठीक होने का नाम नहीं ले रही है। इस बीमारी के कारण कभी वे घटते जाते हैं तो कभी बढ़ते बढ़ते इतने बढ़ते हैं कि पूरे गोल हो जाते हैं। तो उसने बोला कि मुझे पता है कि आपको कोई बीमारी है, जैसे हम लोग बच्चों से कोई चीज छिपाते हैं, बच्चे को बोलते नहीं मुझे पता है, तो उसी तरीके से वो बोल रही है मुझे पता है, मुझे बुद्धू नहीं समझो कि आपको कोई बीमारी हो गई है। आशय मतलब आपको इसका मतलब बनाना है, आपके सामने लाइन दी गई है उसका आपको अर्थ बताना है कि क्या बोल रहे हैं। यह मरज आपका अच्छा ही नहीं होने में आता। तो ये जो प्रस्तुत पंक्ति है शमशेर बहादुर जी ने लिखी है, तो इसमें उन्होंने क्या बोला है कि चांद की जो ये बीमारी है वो ठीक होने में नहीं आ रही है। ये बात बालिका उनको बोल रही है, यानी घटने बढ़ने की जो बीमारी है वो मरज आपका ठीक ही नहीं होता, आप कभी घटते रहते हो कभी बढ़ते रहते हो। तो क्या दिया है, कवि शमशेर बहादुर सिंह प्रस्तुत पंक्तियों द्वारा ये कहना चाहते हैं। देखिए लिखने का तरीका यही रहेगा, आप पहले कवि लिखेंगे, कवि कौन है, पंक्तियां क्या हैं, ये सब पूरा लिखते हुए भी आशय स्पष्ट करना है कि उसे पता है कि चांद को कोई बीमारी है
जो ठीक होने का नाम नहीं ले रही है। इस बीमारी के कारण कभी वे घटते जाते हैं तो कभी बढ़ते बढ़ते इतने बढ़ते हैं कि गोल हो जाते हैं। देखिए, अर्थ जब भी स्पष्ट करेंगे तो जो लाइन है वो तो समझानी है, लेकिन वो लाइन क्यों बोली जा रही है ये चीज भी हमें समझानी है, कवि बताना है, प्रस्तुत पंक्तियां। तो जो फॉर्मेट हमने आपको दिया है इसी फॉर्मेट को फॉलो करते हुए कोई भी लाइन आपसे पूछी जाए आशय स्पष्ट करने के लिए, सेम इसी तरीके से आप लिखेंगे। कवि का नाम और पूरी तरीके से इसी तरीके से देंगे, याद रखिए। इसमें आप चाहें तो पाठ का नाम भी मेंशन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवि ने चांद से गप्पे किस दिन लगाई होंगी? इस कविता में आई बातों की मदद से अनुमान लगाओ और इसके कारण भी बताओ। अब दिन के कारण क्या है? पूर्णिमा है, अष्टमी है, अष्टमी से पूर्णिमा के बीच है, प्रथमा से अष्टमी के बीच है। तो अब ये दिन दिए हैं। अब क्या होता है, प्रथमा से जब अष्टमी की तरफ जाते हैं तो बढ़ते हैं, ठीक है, प्रथमा से। फिर अष्टमी के बाद जब जाते हैं पूर्णिमा, जब प्रथमा से अष्टमी की तरफ आते हैं तो घटते हैं, और अष्टमी से पूर्णिमा की तरफ जाते हैं तो बढ़ते हुए जाते हैं। पूर्णिमा में हमारा पूरा गोल हो जाता है। तो इस तरीके से उत्तरायण और दक्षिणायन तरीके से बढ़ता है। तो अब यहां पर क्या दिया है, गोल है खूब मगर आप तिरछे नजर आते हैं। तो कैसे दिया है, अर्थात चांद की गोलाई थोड़ी है मगर तिरछी है, गोलाई पूरी है मगर तिरछी है, यानी पूर्णिमा होने में 1 या 2 दिन बाकी हैं, यानी 1-2 दिन में पूर्णिमा हो जाएगी, यानी चांद पूरा हो जाएगा। कवि की उपर्युक्त पंक्तियों के आधार पर हम कह सकते हैं कवि ने चांद से गप्पे अष्टमी के दिन लगाई हैं, यानी कि अष्टमी होगी, 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं होगी, और इस तरीके से धीरे धीरे पूर्णिमा आ जाएगी। ठीक है, 15 दिन पे पूर्णिमा पड़ेगी, अष्टमी 8 दिन के बाद 15वें दिन पूर्णिमा पड़ेगी, तो क्या हुआ, उस दिन जो है चांद वो पूरा हो जाएगा। अब आता है हमारा लास्ट क्वेश्चन, नई कविता में तुक या छंद की बजाय बिंब का प्रयोग अधिक होता है। मतलब चीजों को तोड़ के लिखने का होता है कि हम तोड़ के लिखे और उनको पास में ले आए। कैसे है, बिंब वह तस्वीर होती है जो शब्दों को पढ़ते समय हमारे मन में उभरती, मतलब हम पढ़ रहे हैं और धीरे धीरे वो चीज हमारे आंखों में उभरती जा रही। हाँ, ये ऐसा हो, चांद देखो तो हमारे मन में चांद उभर आए। कई बार कुछ कवि शब्दों की ध्वनि की मदद से ऐसी तस्वीर बनाते हैं। कुछ कवि अक्षरों या शब्दों की तरह, यानी कि हमारे मन में तस्वीर छापने का काम वो शब्दों से करते हैं। ठीक है ना, तो क्या करते हैं, शब्दों को तोड़ देते हैं। तो शब्दों के तोड़ने से क्या होता है, वो हमारे मन में तस्वीर बनती जाती है। उनमें कई चित्र हमारे मन में बने हैं। इस कविता के अंतिम हिस्से में चांद को एकदम गोल बताने के लिए कवि ने बिल्कुल शब्द के अक्षरों को अलग अलग करके लिखा, यानी बिल्कुल बी ल कु ल अलग अलग करा। तो तुम इस कविता के और किन शब्दों को चित्र की आकृति देना चाहोगे? कौन से और शब्द हैं जिन्हें आप चित्र की आकृति देना चाहते हैं, जिनमें चित्र बन जाए? ऐसे शब्दों को अपने ढंग से लिखो। तो जैसे हम बोलेंगे गोल, तो हमें इसका मतलब गोल, तो हमने बताया गोल, तो उससे हमारे मन में आकृति बन रही है गोल। तिरछे, तो ऐसे का तिरछे, तो इससे आ रहा है तिरछे, तो इससे क्या हमारे मन में वो तिरछेपन की आकृति बनती है। अगर हम तिरछे बोल दें तो आप तुरंत उस चीज को नहीं पकड़ पाओगे, मगर उस चीज को अगर हम लंबा खींच दें तो आप तुरंत पकड़ लोगे कि आपके मन में कैसी आकृति आ रही है। फिर इसी तरह बिल्कुल बिल्कुल, तो चैप्टर में दिया हुआ था बिल्कुल। तो ऐसे शब्दों के तोड़ने से क्या होता है, वो लंबी छाप छोड़ता है हमारे मन में और हम तुरंत उसको पकड़ लेते हैं कि ये क्या चीज होगी। जैसे हम बोलेंगे हमेशा ऐसा होता रहता है, काला घना जंगल, तो अब क्या हमने शब्द को तोड़ दिए, तो शब्द को तोड़ने से तुम्हें काला, तो काला क्या हुआ, तुमको काला तुम्हारे दिमाग में दिखाई देने लगेगा। जंगल में आया, तो अब जंगल क्या हुआ, तुमको वाकई वो जंगल हमारे मन में उभरने और बनने लगता है। तो यही होते हैं बिंब बनना। तो इन्हें शब्दों के माध्यम से कवि या लेखक बिंब हमारे जो है मानसिक पटल पर बनाते हैं। तो इस तरीके से ये कविता पढ़ी, इसके प्रश्न उत्तर किए। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू, बाय बाय।